हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 30 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर, जो कि अप्रैल महीने का आखिरी करंट अफेयर है। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के खतरनाक आर्थिक परिणामों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें भविष्यवाणी की गई है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक 38 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक का वार्षिक नुकसान हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है 2049 तक, ऑप्शन बी है 2035 तक, ऑप्शन सी है 2029 तक, ऑप्शन डी है 2055 तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2049 तक। एक रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के खतरनाक आर्थिक परिणामों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें भविष्यवाणी की गई है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक 38 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक का वार्षिक नुकसान हो सकता है, 2049 तक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया? पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? आपके पास ऑप्शन है उपग्रह सैटेलाइट, ऑप्शन बी है नई खोजी गई धातु, ऑप्शन सी है बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बैलिस्टिक मिसाइल। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बैलिस्टिक मिसाइल। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है। और इसे और किस नाम से जानते हैं? तो जो क्रिस्टल मेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसे लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो टेस्ट लॉन्च हुआ था, किससे किया गया था? सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये सारे की पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने रवांडा सुरक्षा, शरण और आप्रवासन विधेयक पारित किया? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है यूके। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूके। हाल ही में किस देश ने रवांडा सुरक्षा, शरण और आप्रवासन विधेयक पारित किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है सुरेश रैना, ऑप्शन सी है लियोनेल मेसी, ऑप्शन डी है युवराज सिंह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, युवराज सिंह। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, युवराज सिंह। और युवराज सिंह के अलावा और कौन बने हैं? तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल और गोल्ड मेडलिस्ट, 8 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उसेन बोल्ट। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। युवराज सिंह बने हैं, क्रिस गेल बने हैं और उसेन बोल्ट बने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत दालों का एक प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता होने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2023-24 में दालों के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आयात लगभग दोगुना होकर कितना हो गया है? आपके पास ऑप्शन है 5.74 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी है 3.74 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी है 2.74 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी है 8.74 अरब अमेरिकी डॉलर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3.74 अरब अमेरिकी डॉलर। भारत दालों का एक प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता होने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2023-24 में दालों के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आयात लगभग दोगुना होकर कितना हो गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3.74 अरब अमेरिकी डॉलर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ वैल्यू के टर्म में दिया हुआ है, वैल्यू के टर्म में। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। भारत ने कितना पल्स इंपोर्ट किया है 31 मार्च 2024 तक? तो 4.65 मिलियन मीट्रिक टन। पहला पॉइंट है।
नेक्स्ट क्या है, कौन कौन से स्टेट टॉप पे है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही केवल देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल का डेल्टा रीजन, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ये सब मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो ये याद रखना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत ने सबसे ज़्यादा पल्स किस देश से इंपोर्ट किया, तो म्यांमार से, कितना 28%, इसके बाद कनाडा से 22%, फिर ऑस्ट्रेलिया से भी, तंजानिया से भी, मोजाम्बिक से भी, सूडान से, ब्राज़ील से और अदर में 9%। तो मेन पॉइंट आपको याद क्या रखना है, सबसे ज़्यादा भारत ने म्यांमार से दाल इंपोर्ट किया है। अगले पॉइंट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडिया पल्सेस मार्केट रिपोर्ट 2024-32 बाय इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस रिसर्च एंड कंसल्टिंग ग्रुप, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है टू रीच 57.3 मिलियन टन, कब तक, 2032 तक। तो यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेती है। अकॉर्डिंग टू इंडिया पल्सेस मार्केट रिपोर्ट 2024-32 बाय इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस रिसर्च एंड कंसल्टिंग ग्रुप, द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 57.3 मिलियन टन्स बाय विच ईयर। तो आंसर क्या होगा, 2032 तक। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लेंटिल्स यानी मसूर का दाल एक्सपोर्ट किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ था पिछले साल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, 2 पॉइंट और आपको यहाँ से याद रखना है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एलओपी के लिए जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है, ये कब तक के लिए है, जून 2024 तक के लिए, जून 2024 तक के लिए। और अरहर और उड़द के लिए, अरहर एंड उड़द के लिए कब तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है, तो 31 मार्च 2025 तक, 2025 तक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रबो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है वियतनाम, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इंडोनेशिया। प्रबो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व टीकाकरण सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 का विषय क्या है। तो यहाँ मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का थीम क्या है, तो ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है, विश्व टीकाकरण सप्ताह, ये अप्रैल के आखिरी वीक में मनाते हैं, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। कब से कब तक मनाया गया, तो 24 से 30 अप्रैल तक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाओं की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। आपके पास ऑप्शन है सक्षम, ऑप्शन बी अभय, ऑप्शन सी है मदद, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सक्षम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ओरॉन या मार्स 2 क्या है। आपके पास ऑप्शन है क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर सबमरीन परमाणु पनडुब्बी, ऑप्शन सी है एन एयरक्राफ्ट एक विमान है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो ओरॉन या मार्स 2 क्या है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एक विमान है, एयरक्राफ्ट है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका संबंध इजराइल से है, ये भी याद रखो आप, इजराइल ने इसका यूज किया है। अब ये है क्या, इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो ओरॉन है या मार्स 2, सबसे पहले तो मार्स 2 स्टैंड्स फॉर मल्टी मिशन एयरबोर्न रिकॉनिसेंस एंड सर्वेलेंस सिस्टम है। मार्स 2 स्टैंड्स फॉर मल्टी मिशन एयरबोर्न
रिकॉनिसेंस एंड सर्वेलाइंस सिस्टम, जो कि क्या है, एक EI इक्विप्ड जेट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है जो कि EI इक्विप्ड है और एक कैपेबल है ऑफ डिटेक्टिंग ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट को। जो मार्स 2 एयरक्राफ्ट है ये आपका क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है ड्रोन को, बैलिस्टिक मिसाइल को और एयरक्राफ्ट को। इस विमान को उड़ा रहे पायलट के अनुसार ओरोन विमान आकाश में एक बहुत ही रणनीतिक स्थान पर स्थित था, जहां से यह इजरायली लड़ाकू पायलटों और आयरन डोम के साथ समन्वय करता था, कोऑर्डिनेशन करता था। ये जस्ट लाइक एक वीडियो गेम के समान था और इसने काफ़ी हेल्प किया है। अभी हाल ही में ईरान ने हमला किया था ना, ईरान ने जो हमला किया है मिसाइल अटैक, तो जो मार्स 2 है इसने इजराइल का काफ़ी सपोर्ट किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस एजेंसी ने हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा मूल्य वाले ऋण वित्त पोषण प्रदान करने के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में एक कार्यशाला स्थापित किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सीट बी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है IRDA, ऑप्शन बी CSAB, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IRDA। और IRDA स्टैंड्स फॉर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ल्ड फ्यूचर समिट 2024 कहाँ पे हुआ? तो आंसर क्या होगा? अबू धाबी। और भारत का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसका कब तक का टारगेट है? 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का, तो 2030 तक। कब तक का टारगेट है? 2030 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्था ने लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो भारत में उम्र बढ़ने पर शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने की परियोजना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, ऑप्शन बी है IIT कानपुर, ऑप्शन सी है IIT गांधीनगर, ऑप्शन डी है IISc। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IISc बेंगलुरु। किस संस्था ने लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो भारत में उम्र बढ़ने पर शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने की परियोजना है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IISc। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक नई मौखिक हैजा वैक्सीन को प्री क्वालिफाई किया है, जिसे कहा जाता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? यूविसोल एस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में WHO ने एक नई मौखिक हैजा वैक्सीन को प्री क्वालिफाई किया है, जिसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूविसोल एस। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया है? तो साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है यू बायोलॉजिक्स को लिमिटेड, ये भी आपको याद रखना है, मैन्युफैक्चर बाय साउथ कोरिया बेस्ड यू बायोलॉजिक्स को लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ज्वालामुखी माउंट डुवांग किस देश में फिर से फटा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन ए पढ़ूंगा मैं, ठीक है, सीधा आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडोनेशिया। ज्वालामुखी माउंट डुवांग किस देश में फिर से फटा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडोनेशिया। जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $5.4 बिलियन घटकर कितना रह गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 643.16 बिलियन USD। जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार 5.4 बिलियन घटकर
$5.4 बिलियन घटकर कितना रह गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 643.16 बिलियन USD। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अप्रैल 12 का रिपोर्ट है, तो 5.4 बिलियन USD से घटकर जो आपका भारत का फॉरेक्स रिजर्व है कितना हो गया है? 643.16 बिलियन USD। ये पहले कितना था? तो 5 अप्रैल 2024 तक ये आपका था कितना? 648.56 बिलियन USD, ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई था। लेकिन अब घट के कितना हो गया है? तो 5.4 बिलियन USD से घटकर हो गया है 643.16 बिलियन USD। इसके अलावा जो गोल्ड रिजर्व है ये आपका एक्सपेंड हुआ है 1.24 बिलियन USD से कितना हो गया है? 55.8 बिलियन USD। और जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है SDR ये आपका डाउन हुआ है 93 मिलियन USD से कितना हो गया है? 18.08 बिलियन USD। तो ये सारे की पॉइंट है, स्टेट PCS या UPSC पूछती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नेपाल। हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नेपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का छठा संस्करण, ये याद रखना है कौन सा संस्करण था? छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का छठा संस्करण 6th एडिशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया था इस छठे एडिशन को, और उन्होंने एक पॉइंट बोला था, अंडरलाइन किया था, ये जो आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अब एक ग्लोबल वैश्विक संगठन बन चुका है, ग्लोबल कोएलिशन बन चुका है 39 देशों का और 7 ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग टुडे फॉर ए मोर रेजिलिएंट टुमारो। तो थीम भी आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग टुडे फॉर ए मोर रेजिलिएंट टुमारो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने संस्थागत निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना 2.0 नामक एक नया फंड लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इजराइल। किस देश ने संस्थागत निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना 2.0 नामक एक नया फंड लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इजराइल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाईटेक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए है। अब मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्या है कि क्यों टाइम बर्बाद होगा, ठीक है? तो बेटर है सीधे आंसर देखते हुए चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा इंडेक्स भोजन में कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता का माप है जो इस पर आधारित है कि वे रक्त शर्करा के स्तर को कितनी तेजी से बढ़ाते हैं? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा इंडेक्स होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसे शॉर्ट में लिखते हैं GI। कौन सा इंडेक्स सूचकांक भोजन में कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता का माप है जो इस पर आधारित है कि वे रक्त शर्करा के स्तर को कितनी तेजी से बढ़ाते हैं? तो उस इंडेक्स को क्या कहते हैं? ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट था ग्लाइसेमिक इंडेक्स का सबसे पहले किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो प्रोफेसर डेविड जेनकिंस के द्वारा। ये आपको याद रखना है। और कहाँ के प्रोफेसर थे? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। जो ग्लूकोज या वाइट ब्रेड होता है इसको एज ए कंपैरेटर यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ग्लूकोज का जो GI होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको 100 मानते हैं। उसको क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। एंड द GI ऑफ अदर फूड्स आर गिवन एज परसेंटेज ऑफ दिस। और जो बाकी फूड होता है हम उसका ग्लूकोज के साथ उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो अगर GI की वैल्यू लेस देन 55 हो तो क्या बोलते हैं? लो GI बोलते हैं। अगर GI की वैल्यू कितनी हो? लेस देन 55 हो तो इसे बोलेंगे लो GI। मीडियम के लिए क्या बोलेंगे? तो अगर GI की वैल्यू 56 से 69 हो तो क्या होगा? मीडियम GI होगा। और अगर 70 से ज़्यादा है तो क्या होगा? हाई GI होगा। और एक टर्म होता है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड इसे GL से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो जो GI होता है GI को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे?
अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ग्लाइसेमिक लोड मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा देश एशिया भर में बाघ परिदृश्यों के संरक्षण के लिए अगले दशक में नई फंडिंग में 1 बिलियन यूएसडी जुटाने के लिए पृथ्वी दिवस 2024 पर बाघ परिदृश्य सम्मेलन के लिए सतत वित्त की मेजबानी कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है, सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ने की आदत हो गई है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भूटान। कौन सा देश एशिया भर में बाघ परिदृश्यों के संरक्षण के लिए अगले दशक में नई फंडिंग में 1 बिलियन यूएसडी जुटाने के लिए पृथ्वी दिवस 2024 पर बाघ परिदृश्य सम्मेलन के लिए सतत वित्त की मेजबानी कर रहा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भूटान। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। 2024 की थीम क्या है इसकी? 2024 की थीम है प्लेनेट, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी दिग्गज ने इजरायली सरकार के साथ एक आकर्षक क्लाउड कंप्यूटिंग अनुबंध प्रोजेक्ट निम्बस के खिलाफ कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन से निपटने के कारण सुर्खियां बटोरी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गूगल। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी दिग्गज ने इजरायली सरकार के साथ एक आकर्षक क्लाउड कंप्यूटिंग अनुबंध प्रोजेक्ट निम्बस के खिलाफ कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन से निपटने के कारण सुर्खियां बटोरी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गूगल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए C.DOT ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT जोधपुर के साथ। C.DOT का मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए C.DOT ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT जोधपुर के साथ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डॉक्टर नईमा खातून ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनकर इतिहास रचा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, AMU। डॉक्टर नईमा खातून ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनकर इतिहास रचा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, AMU। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगर बैकग्राउंड में शोर आ रहा हो तो आप मैनेज कर सकते हैं, अभी स्कूल की छुट्टी हुई है। किस कंपनी ने VASA किस कंपनी ने VASA 1 AI मॉडल पेश किया जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस कंपनी ने VASA 1 AI मॉडल पेश किया जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बेसिकली क्या है, इमेज टू वीडियो मॉडल है, जिसे क्या बोलते हैं, VASA 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सादे सोने प्लेन गोल्ड के आभूषण निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष के 4,199.96 मिलियन डॉलर की तुलना में 6,792.24 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, 61.72% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सादे सोने के आभूषण निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? प्लेन गोल्ड के आभूषण निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष के 4,199.96 मिलियन डॉलर की तुलना में 6,792.24 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 61.72%, 61.72%। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो एक्सपोर्ट हुआ है प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का
ये आपका कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, तो 61.72% से। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात हो रही है, ये भी याद रखना है आपको। और 2022-23 में कितना था, तो 4199.96 मिलियन USD था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ है कहाँ पे, किस देश को हुआ है, UAE इमर्ज एज ए सिग्निफिकेंट मार्केट फॉर प्लेन गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कितने का ग्रोथ हुआ है, तो 107.2% का, ठीक है। इसके अलावा UAE जो भारत एक्सपोर्ट करता है प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का, तो इसका 85% कौन से देश को करता है, तो UAE और बहरीन को। और ऑस्ट्रेलिया के साथ कितने का ग्रोथ हुआ है, तो 37% का। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट हुआ है, जो एक्सपोर्ट है प्लेन गोल्ड का, वो कितना ग्रोथ हुआ है, 37% का। इसके अलावा ओवरऑल ग्रॉस एक्सपोर्ट्स ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात हो रही है, तो ये आपका डिक्लाइन हुआ है। किस केस में, जब हम लोग ओवरऑल ग्रॉस एक्सपोर्ट की बात करेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी की, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में डिक्लाइन हुआ है कितना, 14.45% से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। और भारत जो है 9th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। कौन से नंबर पे है, गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत आपका 9th नंबर पे है। गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत कौन सा स्थान पे है, 9th नंबर पे। सबसे ज़्यादा USA के पास है शायद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा HAL। हाल ही में किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सिंपल से करंट अफेयर होते हैं, मतलब वन लाइनर, वो सारे करंट अफेयर मैं अपने टेलीग्राम क्विज में करवा देता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।